देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इस देश के युवाओं की। और युवाओं की इसलिए बात करेंगे क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी देश का निर्माण हुआ है, उस निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो आज देश के 65% लोग 35 साल की उम्र से कम हैं। यानी कि आज जो हमारा देश है, जो हमारा महान देश है, वो कंपैरेटिवली यंग है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब लेकिन इसको इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। लेकिन क्या इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अच्छी तरह से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देश के युवा को आज हम वो दे पा रहे हैं जो हमको युवा को देना चाहिए कि नहीं? इस पर आज हम लोग पूरी बात करेंगे। देखिए, एक मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, डिपेंडेंसी एंड डीपॉपुलेशन। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जो लेबर मार्केट है उसमें अपने नागरिकों की रिलेटिवली लो पार्टिसिपेशन को बढ़ाने और फास्ट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि देश के पास एडवांस्ड इकोनॉमीज के बराबर ओल्ड होने में सिर्फ 30 साल बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज की तारीख में हम बोल रहे हैं कि आज भारत जो युवा है, यानी भारत में 65% से लोग 35% से कम हैं, ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये आप समझिए कि लगभग 2055 तक ही रहेगा। उसके बाद में जो भारत की एवरेज एज है वो बढ़ने लगेगी, यानी कि हम जो है वो बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा देंगे। डिस्पाइट वेरी फास्ट प्रोग्रेस, India is still a low income country, so it needs to get rich before it gets old। ये किसने कहा है? ये मैकेंजी ने कहा है। हम अक्सर बात करते हैं ना कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारी जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, दैट इज एक्सट्रीमली लो। अगर हम बात करें तो G20 कंट्रीज में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज लोवेस्ट। और अगर हम ग्लोबल फॉर्मेट पर बात करें तो पर कैपिटा इनकम में हम 142वें या 143वें नंबर पर आते हैं। तो बेसिकली मैकेंजी ने इसी बात पर जोर दिया है। अब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे से बात करें तो भारत ने 2005 के आसपास अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में प्रवेश किया। मतलब जब हमारा जो यूथ है, जो वर्किंग यूथ है, वो जो नॉन वर्किंग बच्चे हैं, मतलब 15 साल से कम, और जो ओल्ड हो चुके हैं, उनसे उनकी तादाद ज्यादा थी। तो व्हेन वी एंटर्ड इनटू दिस एरा इट वाज 2005, जिसके 2055 तक मैंने अभी आपको बताया चलने की उम्मीद है। ये टर्म उस पीरियड को दर्शाता है व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज हाई इनफ टू इकोनॉमिकली सपोर्ट बोथ एल्डरली एंड द यंग। भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज के लगभग 2/5 हिस्से का उपयोग पहले ही कर चुका है। हमने 2003 से लेकर के 2012 तक और फिर 2021 से लेकर के 2023 तक एक्सप्लोसिव ग्रोथ के दौर को देखा है, लेकिन हम उस ग्रोथ को बनाए नहीं रख पाए। और खासकर 2014 के बाद से रोजगार एक भयंकर समस्या का इसने रूप धारण किया, जो आज की तारीख में बेरोजगारी जो हमारे सामने खड़ी हुई है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम कुछ बात करते हैं किसी भी पैरामीटर की, तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है। अब आप देखिए, अगर हम जापान की बात करें, हांगकांग की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो ये सारे कंट्रीज लगभग 1960 के दशक में ऐसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेस में इंटर कर गए थे और तेजी से विकसित होकर विकसित देश बन गए थे। मतलब ये जो कंट्रीज हैं, व्हेन दे एंटर्ड इनटू द फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो उसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया एंड दे बिकेम द डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाट हैज हैपेंड इन चाइना? चाइना ने भी 1980 के दशक में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में प्रवेश किया और 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक बहुत तेज और निरंतर डेवलपमेंट उसने किए, विकास को देखा। लेकिन अब उसके विपरीत अगर आप बात करिएगा, the Arab world entered its demographic dividend phase in 1990s।
लेकिन ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के अभाव में लोगों में, स्पेशली जो एजुकेटेड क्लास था, जो एजुकेटेड खासकर यूथ था, उसमें एक जबरदस्त निराशा थी अरब वर्ल्ड में। और एक दशक पहले अरब स्प्रिंग को इस निराशा ने जन्म दिया। देयर द डिविडेंड बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर इन अरब वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी ग्लोबल फॉर्मेट पे, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट हैज हैपेंड इन सिंगापुर, व्हाट हैज हैपेंड इन जापान, व्हाट हैज हैपेंड इन चाइना, अरब कंट्रीज में क्या हुआ, उससे उससे हमको क्या सीख मिली। मतलब इसका मतलब ये है कि हम अपने देश की अगर बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हासिल करने के लिए वी हैव टू क्रिएट इनफ एम्प्लॉयमेंट। हमको इनफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हमारी जो पॉपुलेशन है वो सबको पता है कि अभी, हालांकि सेंसस हुआ नहीं, लेकिन 140 करोड़ हम लोग कहते हैं। तो उस 140 करोड़ में से जो लोग काम करते हैं, उनको 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 जो नॉन वर्किंग लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एवरी ईयर वी हैव टू ग्रो एट 12%, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो कोविड से पहले, अगर हम 2020 से पहले बात करें, 4 से 5% के बीच में सिमट करके रह गई थी। And it will be a very difficult task. Even posting 8 to 9% of the GDP growth, the rate at which the country grew from 2003 to 2008 would be a huge achievement. Therefore, India must be more inclusive. हमारी जो ग्रोथ है भाई, अगर मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव। और अपने विकास को अधिक रोजगार, जो हमारा विकास हो रहा है उससे बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक रोजगार पैदा होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 1 मिलियन जॉब्स फॉर एवरी % ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। यानी कि हर % ऑफ द जीडीपी ग्रोथ के लिए कम से कम हमको 1 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोजेक्शन से ऐसा पता चलता है, मतलब कि दुनिया भर की जो रिसर्च एजेंसीज हैं या और तमाम वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, तो इन सब एजेंसीज ने जो प्रोजेक्शंस दिए हैं उनसे पता चला है कि 10 सालों के अंदर द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज इंडिविजुअल्स इन द टोटल पॉपुलेशन विल बिगिन टू फॉल, जो कि क्लियर कट इस बात का संकेत है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी उसके एंड की शुरुआत हो चुकी है। एंड मोस्ट स्टेट्स, भारत की हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ज्यादातर स्टेट्स हैं नाउ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, जो कि जरूरी है एक स्टेबल पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। अब अगर आप बात करिएगा सदर्न स्टेट्स की, जैसे कि आंध्र प्रदेश है या जैसे कि कर्नाटका है, जिनका टीएफआर नेशनल एवरेज से भी कम है, दैट इज 1.75, एंड दे आर लीडिंग इन दिस ट्रेंड। दूसरे स्टेट्स के टीएफआर की एनालिसिस अगर आप करिएगा, अगर हम करेंगे, तो ये भी पता चलता है कि नाउ दिस इज अ नेशन वाइड फिनोमेनन। अब क्या है कि अगर हम टीएफआर की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर वो लगातार गिर रहा है तो देश को बूढ़ा बनाने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अभी जैसे मोहन भागवत जी ने बात की कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, चंद्रबाबू नायडू साहब ने अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में बोला कि हमको ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने क्यों बोला है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि वहां का टीएफआर बहुत ज्यादा गिर चुका है। अब क्या है कि अब यहाँ पर जो चिंताजनक बात ये रह गई है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल फियर बन गया है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये है कि दैट आवर डिविडेंड इज राइट नाउ बीइंग वेस्टेड। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो आज की तारीख में वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आज पॉलिटिकल पार्टीज ने, खासकर एक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने हमारे यूथ को हाथ में झंडा पकड़ा दिया है और धर्म की रक्षा के लिए आगे कर दिया, और उनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लो प्रोडक्टिविटी, जो आज का हमारा यूथ है वो लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर जॉब्स में फंसा हुआ है, और या तो फिर बेरोजगार है। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो एक गाना नहीं था, सॉन्ग नहीं था कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमको देखना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि द प्रूवन पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स। 150 बिलियन की जो टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री है वो 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, लेकिन $250 बिलियन की
आईटी बीपीएम सेक्टर में 55 लाख लोग कार्यरत हैं खाली। तो अब आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितना ज्यादा वो जॉब जनरेट करती है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा जो कपड़ा कारखाने हैं उसमें लगभग ये डेटा है कि अराउंड 60% के आसपास महिलाएं काम करती हैं, जिससे उन लोगों को सशक्त भी बनाया जा सकता है। अदरवाइज देश की जो महिलाएं हैं वो अनपेड वर्क तक ही सीमित रह जाती है। ये बैरियर्स मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में बाधा डाल रही है। इसलिए भारत को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में सुधार करना होगा, जो बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अभी मैं फिर से बार बार इसलिए ग्लोबल फॉर्मेट पर अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करिएगा तो चाइना और हाल ही में वियतनाम की अगर आप बात करिएगा तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा करने और लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकालने में सफल रहे, एंड टू अचीव द लुइस ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड में ये लोग बहुत जबरदस्त सुधार ला पाए और गरीबी भी बहुत तेजी से इस वजह से कम हुई कि इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो किया। अब आज की तारीख में हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की थी तो उन्होंने ये टारगेट लिया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है in the GDP growth that would be around 25%. But what is happening now? आज हमारा जो GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2014 से भी कम है, that is around 15% if I'm not wrong. और whatever is happening in China and Vietnam, उसके बिल्कुल विपरीत भारत में जो सर्विस सेक्टर है उसमें थोड़ी तेजी देखी गई, लेकिन उससे जो जॉब क्रिएशन हुआ वो बहुत ही लिमिटेड हुआ और इसने जो अनस्किल्ड के एक बड़े समूह को रूरल एरियाज में ही रखने पर मजबूर किया। जो हमारा अनस्किल्ड जो लेबर है, जो वर्क फोर्स है, वो ज्यादातर रूरल में ही रही या फिर सड़कों पर सामान बेचकर या कंस्ट्रक्शन के कामों में लगाकर अपनी जीविका के लिए अर्बन एरियाज की ओर पलायन करना शुरू किया। और जो मजदूरी उनको मिलती है आज की तारीख में, अगर कोई कंस्ट्रक्शन लेबर की आप बात करिए तो उससे उनकी जीविका चलाना मुश्किल क्या, लगभग बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। So in other words, if I say that India became the back office of IT hub of the world, but the benefit did not reach to the masses of low skilled labor. तेजी से बढ़ते हुए IT और सर्विस सेक्टर्स में कुछ स्किल्ड वर्कर्स को नौकरी मिलने और अनस्किल्ड लेबर की बड़ी संख्या के अंडर एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकिन गरीब होने के बीच ये डुअलिज्म मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि भारत चाइना के विपरीत इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में चूक गया। अब आपको हम बात करें कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं, इंडियन एक्सप्रेस के 27 मार्च 2025 के एडिशन में खबर छपी थी कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यन साहब, वो क्या कहते हैं? नीति आयोग के सीईओ वो कहते हैं कि इंडिया डज नॉट हैव इनफ मीडियम साइज्ड फर्म्स दैट कैन स्केल इनटू लार्ज कंपनीज। और वो आगे कहते हैं कि MSME भारत में बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड है रेगुलेशन से, while technology upgradation and skilling remains key challenge। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुब्रमण्यन साहब बोल रहे हैं। BVR सुब्रमण्यन साहब और ये भी कहते हैं कि जब भी मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। ये नीति आयोग के सीईओ कह रहे हैं, बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज, the number of medium companies is smaller than the number of large companies। तो ये तो नीति आयोग के सीईओ साहब का कहना है। तो आज देश का जो MSME सेक्टर है वो बुरी तरह से टूटा हुआ है और अराउंड 95% ऑफ आवर वर्किंग क्लास वो जो है वो या तो MSME में काम करता है या एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये काम कर रहा है। अब अगर हम मान लीजिए यूथ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया वर्किंग रिपोर्ट 2023, 42.3% ऑफ द ग्रेजुएट्स अंडर द एज ऑफ 25 वर अनएम्प्लॉयड। मतलब आज देश का जो ग्रेजुएट है वो लगभग 42-43% अनएम्प्लॉयड है, एंड 9.8% ऑफ द ग्रेजुएट्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 यू कैन से, of age between 30 to 34 years were unemployed। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, this is who is saying State of India Working Report 2023।
अब थोड़ा सा मैं आज एंड में बिल्कुल बिहार को भी थोड़ा सा टच करूंगा। मैं बिहार को इसलिए टच करूंगा कि यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत सारे दर्शकों को पता भी होगा कि देश में आज की तारीख में जो सबसे युवा स्टेट है वो बिहार है और इसकी औसत उम्र 22 साल है। तो जिस स्टेट की उम्र 22 साल है वो स्टेट डेवलपमेंट में आज की तारीख में कहां है, पर कैपिटा इनकम में कहां है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि 58% आबादी बिहार की आज 25 साल से कम उम्र की है। और बिहार का मैंने इसलिए भी जिक्र किया क्योंकि इस देश में जब जब बड़ी क्रांति हुई है, आजादी से पहले या आजादी के बाद, तो वो बिहार से ही शुरू हुई। आप देखिए कि जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था, जो इंडिगो की जो खेती होती थी, नील की जो खेती होती थी, उसके किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी, उनसे जबरदस्ती एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्शन में जबरदस्ती नील उगाया जाता था। तो गांधी जी ने भी जो अपना जो पहला स्वराज आंदोलन था वो कहां से शुरू किया था? चंपारण से। आई थिंक इट इज गांधी जी के जो आंदोलन थे वो चंपारण का जो है वो शायद पहले ही था। जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति 1974 में बिहार में छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था और जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसका उद्देश्य राज्य के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये आंदोलन ऐसा था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली और दुनिया का नक्शा बदलने वाली आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी इस आंदोलन को नहीं रोक पाई थी। रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता है ना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जो जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था वो छात्रों पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसके बाद और भड़का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में युवा राज्य है इस देश का वो बिहार है। और बिहार में आज क्या हो रहा है कि अगर कि इन युवाओं को जॉब देने के बजाय बिहार में भू माफिया, बालू माफिया, शराब तस्कर, शूटर गिरोह और साइबर फ्रॉड नेटवर्क अभी भी वहां बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। और बिहार की जो मैंने अभी बात की पर कैपिटा इनकम, वैसे तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम लोवेस्ट है अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें, लेकिन बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश में भी लोवेस्ट है। दैट इज 54,200 के आसपास। मतलब देश की पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख के आसपास है और बिहार की लगभग 55,000 के पास है। बिहार के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि बिहार इस देश का सबसे यंग स्टेट है। चिराग पासवान जी जो कि एनडीए के एक पार्टनर हैं और केंद्र में मंत्री हैं, 27 जुलाई 2025 में के तमाम अखबारों में खबर छपी थी और उन्होंने क्या बोला था कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग द बिहार गवर्नमेंट। ये चिराग पासवान जी ने कहा था। मतलब बिहार का एक युवा मंत्री इस देश के सबसे ज्यादा युवा राज्य के लिए ये बोल रहा है कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हम बिहार की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं अगर आप देखिएगा बिहार के बारे में, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की अगर आप बात करिएगा तो 36 स्टेट्स में से इकोनॉमिक सर्वे में निकाला गया था 2 साल पहले, तो बिहार जो है वो 35वें नंबर पर है 36 स्टेट्स में। स्टंटेड चिल्ड्रन की बात करिएगा तो भी बिहार की बड़ी बुरी हालत है। अंडरवेट चिल्ड्रन की बात करिएगा तो 36 स्टेट में से बिहार 36वें नंबर पर है। तो बहरहाल जो मैं कहना ये चाह रहा था कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे इस देश का जो यूथ है, जो युवा है, जो डेमोग्राफिक हमारा जो डिविडेंड है, वो ये देखना पड़ेगा कि हमारा असेट हो, ना कि वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ निंजा जनरेशन, दैट इज नो इनकम, नो जॉब एंड एसेट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।